हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने जो डिस्कस किया था वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे बीएच कर्व की। बीएच कर्व को मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व भी बोलते हैं। बीएच कर्व या मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है ये अपन देखते हैं। यहाँ टू डेफिनेशंस हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, उन डेफिनेशन को अपन समझेंगे। देखो, यदि आपके पास में कोई भी ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको आप मैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो किस में रखेंगे? इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, या आप कह सकते हैं एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे। जैसे ये आपके पास में क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और इसको आप क्या करना चाहते हैं? मैग्नेटाइज करना चाहते हैं। दैट मीन्स आप इसका क्या बनाना चाहते हैं? मैग्नेट बनाना चाहते हैं। तो इसको कहां रखेंगे आप? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। आपको लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, जैसे सोलेनोइड काम में ले सकते हैं। और ये यहां से आपने क्या, इसको ये करंट कैरिंग सोलेनोइड हो गई। इससे क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बनेगा। क्योंकि आपको ये पता है मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो होता है एन इंटू आई। एन होता है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स और आई होता है इससे फ्लो होने वाला करंट। ये बात क्लियर है? यानी आपने ये कहा है कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा क्या बनाएगी ये? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड H का फॉर्मूला बताया था आपको, N इंटू आई, बेसिक डेफिनेशंस में। Where small n is the number of turn per unit length and I is the current flowing through it. I इससे फ्लो होने वाला करंट है। सो आई को आप इंक्रीज और डिक्रीज करके यहाँ के मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। आई की डायरेक्शन चेंज करके मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन भी क्या कर सकते हो? आप चेंज कर सकते हो। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं ये कह रहा हूं आप एच बढ़ा रहे हैं। एच बढ़ाने का क्या तरीका आपके पास? इसका करंट बढ़ाएं। यानी इससे फ्लो होने वाला करंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, इसके अंदर का जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीज होगा तो ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसके जो मैग्नेटिक डोमेन्स थे वो इधर उधर थे, सारे के सारे अपने आप को किधर अलाइन करने की कोशिश करेंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। यानी कहने का मतलब, यदि आप ये कहें कि यहां मैं ये ले लेता हूं क्या, y एक्सिस, और इस ये मैं ले लेता हूं कौन सा एक्सिस? x एक्सिस, है ना। y एक्सिस पे मैं ले लूं क्या? मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी H, और x एक्सिस पे मैं ले लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये है जो यहां आप अप्लाई कर रहे हो, और B मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें आ रहा है, यानी ये मैग्नेटाइज होगा। ये का मतलब कौन? ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर जो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बनाने के लिए रखा आपने? मैग्नेट बनाने के लिए रखा है। ये क्या होना स्टार्ट करेगा? मैग्नेटाइज होना स्टार्ट करेगा। यानी इसके अंदर क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी आ जाएगा इसमें। और बी किस तरह से आएगा? जैसे जैसे आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप किसको इंक्रीज करेंगे? ये इसको, H को। जैसे जैसे आप H को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या इंक्रीज होता जाएगा? इस तरह से B इंक्रीज हो जाएगा। एक वैल्यू है जहां पर आप H को इंक्रीज कर लो, चाहे क्या इंक्रीज नहीं हो रहा? B इंक्रीज नहीं हो रहा। यानी अब इस वैल्यू पर H की ये जो वैल्यू है, यहां पर आपने मैक्सिमम H की वो वैल्यू, उससे ज्यादा आप कितना भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर लो, इसका जो मैग्नेटिज्म है
इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं होगा, हम कहेंगे इसमें क्या आ गया, मैग्नेटिक सैचुरेशन आ गया। मैग्नेटिक सैचुरेशन आने का मतलब पहले डोमेन्स ऐसे थे, जैसे इस तरह से थे, कोई ऐसे था, कोई इस तरह से था, कोई इस तरह से थे ये, और जैसे इसके अंदर रखते ही सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो अपने आप को किधर अलाइन कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। तो मैग्नेटिज्म इसमें क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। इससे ज्यादा चाहे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर लो, इससे ज्यादा इसमें मैग्नेटिज्म आ ही नहीं सकता, है ना। तो आप ये कहेंगे ये क्या आ गया, मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब आपके पास क्या तरीका है, आपको ये कहा जाए कि इसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड कम करो, यानी H कम करो। H को कम कैसे कर सकते हैं आप, I को कम करके, यानी यहां से I की वैल्यू जैसे ही आप डिक्रीज करेंगे, I डिक्रीज होने पर क्या कहा, I डिक्रीज होने पर H कम होगा, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड कम होगा, और एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड कम होने पर कुछ डोमेन्स हैं वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे आपने H को कम किया, H को कम करने पर क्या कम होने लगा, B भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। और यहाँ H की वो वैल्यू जिस पर क्या, किसकी वैल्यू, B की वैल्यू जीरो नहीं हो रही, यानी इसके अंदर मैग्नेटिज्म, यानी आपने करंट को रोक दिया, यदि करंट को जीरो कर दिया तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो जीरो हो गया, लेकिन इसके अंदर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड रिटेन है, बचा हुआ है। रिटेन का मतलब अभी बचा हुआ है। तो इस जो मैग्नेटिक फील्ड जो बचा हुआ है, रिमेन्ड है इसमें, उस मैग्नेटिक फील्ड को इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या बोला जाएगा, रिटेंटिविटी। जिसकी मैग्नेटिक रिटेंटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका मैग्नेटिज्म उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आप ये सोचें कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना है, तो जीरो करने का क्या तरीका है, आप H की वैल्यू, यानी इसके जो डोमेन्स हैं वो इधर जा चुके हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो चुका है, अब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर दो, अपोजिट कर दो। अपोजिट करने का मतलब H की डायरेक्शन अपोजिट कैसे करें, करंट की डायरेक्शन को अपोजिट करके, यानी कनेक्शन इस तरह से करके किसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, H की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन है, वो अपोजिट हो जाएगी। क्यों अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि इस केस में किसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, करंट की डायरेक्शन। और H की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण अब जो डोमेन थे वो इधर थे, वो किधर आना शुरू होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। और जब ऐसे होगा किसी पॉइंट पे, आधे डोमेन इधर है आधे इधर हैं, तो वहां नेट मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये H की देखो, ये ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप H को क्या कर रहे हो, जैसे जैसे आप H को रिवर्स में इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे B भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कहां पर B की वैल्यू जीरो हो जाती है, H की वो रिवर्स वैल्यू जिस पर B की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस वैल्यू को बोला जाता है कॉर्सिविटी। डिफाइन करेंगे, यहाँ दो डेफिनेशन है, रिटेंटिविटी और कॉर्सिविटी, वही हमें लर्न करनी है, वही आती है एग्जाम में। तो यहां पर H की वैल्यू क्या होगा, B की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो H की वो वैल्यू जिस पर B क्या हो जाए, जीरो, उसको बोला जाता है कॉर्सिविटी। अब देखो आप फर्दर H को इसी डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे, तो H को इंक्रीज करते जाएंगे तो B अब कौन से डायरेक्शन में डोमेन्स आना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा डोमेन्स इस डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटाइज होगा ही, यहां डीमैग्नेटाइज हो चुका, अब मैग्नेटाइज कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में, सेम उसी तरह से यू। और यहां आकर के फिर मैग्नेटिक सैचुरेशन आ जाएगा, यानी इससे ज्यादा आप H अप्लाई करो, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैक्सिमम। फिर आपसे ये कहा जाए कि इस मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या करो, है जीरो करो। जीरो करोगे तो अब आपको H को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और यहां आपने H को कितना कर दिया, जीरो। लेकिन क्या जीरो नहीं हुआ, B जीरो नहीं हुआ, तो कहेंगे आप ये क्या है, रिटेंटिविटी, है ना, यही है। और फिर आप
आगे जाकर के एच की डायरेक्शन को क्या कर दें, फिर से चेंज कर दे, पहले जो थी वैसे के वैसे डायरेक्शन कर दे, तो एच की जैसे ही डायरेक्शन रिवर्स करेंगे फिर से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और यहां पर आकर के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिर से क्या हो गई, जीरो हो गई। तो एच की वो वैल्यू जिसपे बी जीरो हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्या, रिटेंटिविटी, कॉर्सिविटी। फिर आगे एच को आप और बढ़ाएंगे तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से। इस कर्व को बोला जाता है कौन सा कर्व, बीएच कर्व। ये नॉट स्ट्रेट लाइन, ये एक कर्व है और ये इस तरह से है ना, इस तरह से ये कर्व आता है। तो ये देख रहे हैं आप, यानी जैसे जैसे ये देख रहे हैं, यहां आप देख रहे हैं जब बी हमेशा पीछे चल रहा है, लेग बिहाइंड कर रहा है, जब आप ये देख रहे हैं कि एच आगे चल रहा है, यहाँ एच की वैल्यू है, यहाँ एच है लेकिन बी क्या है, जीरो, है ना। यहां आप देख रहे हैं यहां क्या है, बी है लेकिन एच क्या है, जीरो। यहां क्या है, एच है लेकिन बी क्या है, जीरो। यानी जहां बी जीरो है वहां, या आप समझ रहे हैं, तो इसको बोला जाता है हिस्टेरिसिस कर्व। तो ये डायग्राम ध्यान रखेंगे, जहां भी आपको बीएच कर्व बनाने के लिए बोला जाता है ये बनाएंगे, बी और एच में ग्राफ इस तरह का। एक साइकिल के लिए बीएच कर्व है वो ये होता है। अच्छा, बीएच कर्व में दो डेफिनेशन है आपके पास में, एक तो होती है कॉर्सिविटी और दूसरी होती है रिटेंटिविटी। तो आपसे डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है, क्या कहा जाता है, डिफाइन रिटेंटिविटी। ये जो वैल्यू है ये वाली, ये इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। और रिटेंटिविटी किसी भी मटेरियल की जितनी ज्यादा होगी, मटेरियल के पास में मैग्नेटिज्म उतना ही क्या एक्वायर हो गया है, ज्यादा हो गया है। तो रिटेंटिविटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रिटेंटिविटी है ना, रिटेंटिविटी क्या होती है, ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप, ये वाली वाई एक्सेस पे जो देख रहे हैं वो रिटेंटिविटी है ना। किसकी वैल्यू है ये रिटेंटिविटी, इट इज द वैल्यू ऑफ, इट इज द वैल्यू ऑफ बी when value of b which is remained यानी जो बची हुई है, b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, which is remained in the substance when h is equals to 0। यानी जब h 0 है, जैसे यहाँ h 0 है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये वैल्यू b की बची हुई है, या इस साइड में देख लो यहाँ पे h क्या है, 0 है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में b की वैल्यू ये बची हुई है। इसी वैल्यू को क्या बोला जाता है, रिटेंटिविटी। पूछा गया है डिफाइन, देखो एक तो पूछा गया है ड्रॉ द बीएच कर्व, तो बीएच कर्व में आप ये ड्रॉ करेंगे। एक पूछा गया है डिफाइन रिटेंटिविटी और एक पूछा गया है डिफाइन क्या, कॉर्सिविटी। कॉर्सिविटी क्या होती है, दोनों की डिफाइन देखो। कॉर्सिविटी में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये देखो यहाँ बी 0 नहीं है, बी को 0 करने के लिए एच को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो वो रिवर्स वैल्यू ऑफ एच जिस पर क्या हो जाए, बी 0 हो जाए, उस एच की वैल्यू को ही क्या कहा जाएगा, कॉर्सिविटी। यहां देख लो, यहां देखो ये बी मैक्सिमम ये हो गए, यहाँ पे ये रिटेंटिविटी थी, और रिटेंटिविटी को 0 करने के लिए देखो 0 कर रहे हैं, यहाँ पे 0 हो रहा है, तो बी एच की वैल्यू को क्या करनी पड़ी, आपको रिवर्स करनी पड़ी। तो आप कह सकते हैं इट इज द रिवर्स वैल्यू ऑफ रिवर्स्ड एच है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वो रिवर्स वैल्यू विच
B of the substance become 0, जिस पर क्या हो जाए, B की वैल्यू 0 हो जाए, उसको क्या बोला जाएगा, कॉर्सिविटी। यानी ये जो देख रहे हैं आप, यदि मैं किस ग्राफ में कहूं, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, रिटेंटिविटी की वैल्यू है। ये भी वैल्यू क्या है, रिटेंटिविटी है। और ये जो वैल्यू देख रहे हैं, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू किसकी है, कॉर्सिविटी की है, कॉर्सिविटी। ये भी यहां क्या लिख दूं मैं, कॉर्सिविटी, है ना। तो एक तो ये बीएच कर्व ध्यान रखिए। अच्छा, बीएच कर्व को हिस्टेरेसिस कर्व इसलिए कहते हैं, हिस्टेरेसिस का मतलब होता है लैग बिहाइंड करना, यानी आगे पीछे चलना। बी और एच एक दूसरे से क्या करते हैं, लैग बिहाइंड करते हैं, यानी एक जब 0 होता है तो दूसरा 0 नहीं होता, दूसरा 0 होता है तो पहला 0 नहीं होता। इसलिए इस कर्व को क्या बोला जाता है, हिस्टेरेसिस कर्व भी बोला जाता है। तो यहाँ 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये बीएच कर्व, ये जो डायग्राम है बी और एच के बीच। दूसरा डेफिनेशन ध्यान रखनी है क्या, रिटेंटिविटी की और कॉर्सिविटी की, है ना। रिटेंटिविटी को डिफाइन, ये ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है क्या, इसको बीएच कर्व बनाइए, तो बीएच कर्व 1 मार्क्स में ये। फिर आया हुआ है एक बार, डिफाइन रिटेंटिविटी एंड कॉर्सिविटी, है ना। सो राइट डाउन ये जो डेफिनेशन लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं इसमें। सो ये नोट कर लिया, तो अब देखिए, ये नोट कर चुके आप, तो देखिए हम स्टील और आयरन दोनों के लिए बना रहे हैं। इसमें आप ये फिर से ये बना लिया, इसको फिर से आप बनाएंगे क्या, स्टील और आयरन में कंपेयर करने के लिए। जैसे ये जो बीएच कर्व है ये स्टील के लिए है, तो आयरन के लिए है वो इस तरह का होगा, क्योंकि आयरन की क्या है, रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, और आयरन की कॉर्सिविटी स्टील की कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। इस तरह से में, तो ये इस तरह से ये जो कर्व है जो मैं बना रहा हूं, वो किसके लिए बनेगा, ये बनेगा आयरन के लिए, है ना। आयरन के लिए जो बीएच कर्व है वो ये होगा इस तरह से, है ना। ये कर्व किसके लिए है, सॉफ्ट आयरन के लिए। जो रेड कलर में मैंने बनाया है, ये कर्व किसके लिए है, सॉफ्ट आयरन के लिए। सो ये है रेड कलर वाला सॉफ्ट आयरन के लिए बीएच कर्व है। दूसरा जो ये ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये फिर से आपको बनाना है। ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये किसके लिए है, स्टील के लिए है। यानी यहां मैं ये इसलिए बना रहा हूं कि ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, जबकि कॉर्सिविटी क्या होती है, कम होती है ना। ताकि हम ये पॉइंट साइन को भी ध्यान रखेंगे, नोट कर लेते हैं। क्या, पहला पॉइंट आप नोट करिए, द रिटेंटिविटी ऑफ, है ना, द रिटेंटिविटी किसकी, सॉफ्ट आयरन की। सॉफ्ट आयरन इज मोर देन द, किसकी रिटेंटिविटी से, रिटेंटिविटी ऑफ स्टील, मोर देन द रिटेंटिविटी ऑफ द स्टील। स्टील की रिटेंटिविटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरा, कॉर्सिविटी अलग होती है। कॉर्सिविटी में आप देखेंगे यहां पर किसकी कॉर्सिविटी ज्यादा है, कॉर्सिविटी है स्टील की ज्यादा है। द कॉर्सिविटी ऑफ, द कॉर्सिविटी ऑफ किसकी, स्टील की, स्टील इज more than the कॉर्सिविटी ऑफ किसकी, आयरन से, सॉफ्ट आयरन। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, वैसे हम जहां भी परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं उसकी क्या ज्यादा होनी चाहिए, रिटेंटिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए और कॉर्सिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए। कॉर्सिविटी जितनी ज्यादा होगी
उतना ही उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, यानी उसके मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के लिए ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाना पड़ेगा। यानी इजीली आप उसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकोगे। परमानेंट मैग्नेट आप क्या चाहते हो, अपने आप डीमैग्नेटाइज हो जाए? नहीं, वो टेम्परेचर से और किसी भी तरह से क्या नहीं होना चाहिए, डीमैग्नेटाइज नहीं होना चाहिए। यानी उसके बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। बी की वैल्यू जीरो इजीली कब नहीं हो पाएगी, जब उसकी कॉर्सिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ध्यान रखिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए रिटेंटिविटी और कॉर्सिविटी दोनों ही ज्यादा होनी चाहिए। रिटेंटिविटी तो जितनी ज्यादा होगी यानी उतना ही मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। कॉर्सिविटी ज्यादा क्यों होनी चाहिए? कॉर्सिविटी ज्यादा होने का कारण है क्योंकि परमानेंट मैग्नेट आप चाहते हो डीमैग्नेटाइज नहीं होना चाहिए, और कॉर्सिविटी यदि कम होती है तो इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो दोनों ही वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। सो फॉर परमानेंट मैग्नेट, है ना, फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट क्या होनी चाहिए, फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट, फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट मटेरियल शुड हैव यानी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी शुड हैव दोनों ही वैल्यू, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कॉर्सिविटी, दोनों ही वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए रिटेंटिविटी भी हाई होनी चाहिए और कॉर्सिविटी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या परमानेंट मैग्नेट होता है? नहीं, वो टेम्परेरी मैग्नेट होता है, यानी कुछ टाइम के बाद में वो इजीली क्या हो जाना चाहिए, डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए। तो यदि डीमैग्नेटाइज बी तो उसकी क्या हो, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन H की वैल्यू यानी कॉर्सिविटी क्या हो, कम हो, तभी तो उसको इजीली आप क्या कर सकेंगे, डीमैग्नेटाइज। टेम्परेरी जो मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए बी की वैल्यू तो ज्यादा ही होनी चाहिए, यानी रिटेंटिविटी तो क्या होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन कॉर्सिविटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जितनी कॉर्सिविटी कम होगी उसको डीमैग्नेटाइज करना उतना ही क्या होगा, इजी होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट होती हैं, है ना, वो क्या हो जानी चाहिए, थोड़ी देर बाद में डीमैग्नेटाइज हो जानी चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यहां नोट करेंगे हम, है, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट यहां लिख देता हूं मैं, ये पॉइंट यहां नोट करिए आप। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट मटेरियल शुड हैव, है ना, मटेरियल शुड हैव क्या, हाई रिटेंटिविटी एंड लो कॉर्सिविटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। हाई रिटेंटिविटी कौन से के लिए बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए मटेरियल की रिटेंटिविटी तो हाई होनी चाहिए और कॉर्सिविटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बात क्लियर है, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। यदि आपसे पूछा जाए कि मैग्नेट बनाने के लिए कौन सी मटेरियल को प्रेफर किया जाता, कौन सी मटेरियल काम में ली जाती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। वैसे तो चाहे मैग्नेट कौन सा ही हो, ये भी फेरोमैग्नेट काम में लेते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए भी फेरोमैग्नेट, और किसके लिए, जो आपका परमानेंट मैग्नेट है उसके लिए भी फेरोमैग्नेट। ये फेरोमैग्नेट में ही तो है ना, लेकिन इसमें वो फेरोमैग्नेट काम में लेते हैं जिसकी कॉर्सिविटी और रिटेंटिविटी दोनों ही हाई हो। यहां वो फेरोमैग्नेट काम में लेते हैं मटेरियल जिसकी हाई रिटेंटिविटी हो और कॉर्सिविटी क्या हो, लो हो। ये बात क्लियर है, ये बात नोट करिए, है ना, नोट करिए। क्या ये कर लिया, हाँ, रिटेंटिविटी आयरन की ज्यादा होती है ना, और कॉर्सिविटी ज्यादा किसकी होती है, स्टील की होती है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रिटेंटिविटी और कॉर्सिविटी दोनों ही क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए।
ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, हाई, ये दोनों ही क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ये है ना। अब देखिए बात करते अपन हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस देखो, यदि आप कहें एसी है, एसी फ्लो करा रहे हैं आप, एसी जानते हैं, एक साइकिल में कभी करंट यूं फ्लो होगा, कभी करंट यूं फ्लो होगा। करंट की बार बार एसी करंट में क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होगी तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक बार इधर मैग्नेटाइज होगी, फिर डायरेक्शन चेंज होते ही वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगी, इधर वाला मैग्नेटिज्म जीरो होगा तो क्या होगी, डीमैग्नेटाइज होगी। तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में जो एनर्जी में लॉस हो रहा है उस लॉस को बोला जाता है क्या, हिस्टेरेसिस लॉस। तो अब हम डिफाइन करने वाले हैं वो किसको, हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, लॉस इन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो दे रहे हो आप, किसकी वजह से, ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग द मटेरियल। मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो एनर्जी में लॉस हो रहा है उसको हम क्या, कौन सा लॉस बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, ये होता है लॉस इन एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में जो एनर्जी में होने वाला लॉस है उसको हम कौन सा लॉस बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। और ध्यान रखिए हिस्टेरेसिस जो लॉस है वो होता है, ध्यान रखिए लॉस का फॉर्मूला होता है VAN। लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला होता है VAN। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। A होता है BH कारों का एरिया, जैसे सॉफ्ट आयरन के लिए एरिया क्या है, ये वाला है, और स्टील के लिए एरिया क्या है, ये वाला है। तो एरिया कौन से का, BH कारों का ज्यादा है, यानी हम इसको कह सकते हैं हिस्टेरेसिस लॉस को, यदि पूरा डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं इसको हिस्टेरेसिस लॉस को, यानी हिस्टेरेसिस जो लॉस होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस या मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ BH कर्व, एरिया ऑफ BH कर्व इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ साइकिल, ये तो एक साइकिल में हुआ काम, इनटू फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ साइकिल, है ना, नंबर ऑफ साइकिल कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कह दो या नंबर ऑफ साइकिल कह दो, है ना, N। अब देखो इसको कह सकते हैं VAN। लॉस का फॉर्मूला क्या है, VAN। अब देखो यहां आपको देखना है कि हिस्टेरेसिस लॉस किसमें कम होते हैं, आयरन में हिस्टेरेसिस लॉस कम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आयरन की BH कर्व का जो एरिया है वो क्या होगा, कम होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में लॉसेज कम होंगे, सॉफ्ट आयरन में, क्योंकि सॉफ्ट आयरन के BH कर्व का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए आगे जब मैं आपको जो AC वाला चैप्टर है वहां ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा, वहां बताऊंगा जो हम कोर लेते हैं वो सॉफ्ट आयरन की ही लेते हैं, क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होंगे, कम होंगे। हिस्टेरेसिस लॉस कम क्यों होंगे, क्योंकि BH कर्व का एरिया क्या होगा, कम होगा, जिसके चलते वहां हिस्टेरेसिस लॉस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आयरन में हिस्टेरेसिस लॉस कम होने का रीजन क्या है, क्योंकि आयरन के BH कर्व का एरिया क्या होता है, कम होता है, जिसके चलते वहां हिस्टेरेसिस लॉस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो नोट कर लीजिए हिस्टेरेसिस लॉस का सिंपल ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, वैन, V क्या है, वॉल्यूम, है ना, A क्या है, एरिया ऑफ द BH कर्व, और N क्या है, नंबर ऑफ साइकिल, है ना, ये तो नोट करिए। तो नोट कर लिया। अच्छा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि काई की वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए क्या होती है, तो क्या लिखेंगे, 0।
फ्री स्पेस के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए मेसनर इफेक्ट क्या है, तो मेसनर इफेक्ट क्या बताएंगे कि फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन क्या, सुपरकंडक्टर्स। तो मेसनर जो इफेक्ट है, हालांकि मैंने लिखवा दिया था ये मेसनर इफेक्ट क्या होता है, ये फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर्स इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट। और परफेक्ट जो डायमैग्नेटिज्म है उनके लिए काई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म काई की वैल्यू नेगेटिव में होती है वैसे, और परफेक्ट के लिए -1 होती है। -1 से काई की वैल्यू नहीं हो सकती है, और इस केस में परमेबिलिटी उनकी क्या हो जाती है, 0। तो इसी इफेक्ट को बोला जाता है मेसनर इफेक्ट। फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपरकंडक्टर्स इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट। अच्छा, ये तो नोट करिए। दूसरा, आप ध्यान रखिए कि यदि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई सब्सटेंस है और उससे मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से बाहर से निकल रही हैं, इस तरह से, है ना, अंदर से न जाकर के किधर से जा रही हैं, इस तरह से रिपेल हो रही हैं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सब्सटेंस कौन सा है। दूसरा जो सब्सटेंस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न ऐसे दिखा रखा आपको कि इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, है ना। और थर्ड जो है उसमें आपको ये दिखा रखा है, थर्ड जो सब्सटेंस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न इस तरह से दिखा रखा है। ये बाद में चाहे वो अलग अलग हो जाएगी। अब आपको ये पहचानना है कि कौन सा सब्सटेंस कौन सा है, डायमैग्नेटिक है और कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा फेरोमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक है उससे लाइंस क्या होती है, बाहर से जाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ नहीं करता अंदर से। पैरामैग्नेटिक से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ अंदर से जाती है ना, वीकली, तो ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। और फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करते हैं। तो ये सब्सटेंस कौन सा होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें आइडेंटिफाई करिए कौन सा डाईमैग्नेटिक, कौन सा पैरामैग्नेटिक और कौन सा फेरोमैग्नेटिक, ये मैंने रफली नाम लिख दिए। यदि नहीं होते ABC लिखता तो आप पहचान जाते। ए क्या होता, डाईमैग्नेटिक, बी क्या होता, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, कुछ लाइंस इसके अंदर से जाती है ना। और फेरोमैग्नेटिक में मैक्सिमम जो लाइंस है वो यहां से जाती है, बाहर वाली भी यहां से अलाउ करता है ये इनको। तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो। ये नोट करना था, ये तो आप कंसेप्ट बताया मैंने, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कर सकते हैं आप इसको, है ना। यदि ध्यान नहीं रहे तो लिख लेना, नहीं ध्यान रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम बात करते हैं, एक न्यूट्रल जो पॉइंट है वो बताना था, न्यूट्रल पॉइंट, है ना। न्यूट्रल पॉइंट किसी भी बार मैग्नेट का न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है ये समझिए आप। क्या है टॉपिक का नाम, अपना डेफिनेशन पूछ ली जाएगी यदि आपसे कि न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो, है ना, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, न्यूट्रल पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड के केस में न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। जैसे मान लो ये मैंने इसको बार मैग्नेट नाम दे दिया, तो बार मैग्नेट का यहाँ इस पॉइंट पे क्या होगा, क्या कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, नहीं, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, उसके आसपास में हर एक पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये आपको देखा है। लेकिन ये बार मैग्नेट है और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये क्या है, बार मैग्नेट है। और यहां पे जैसे मान लो एक पॉइंट ऐसा है
वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वर्टिकल तो ऊपर की ओर होगा और हॉरिजेंटल इस बार मैग्नेट के सामने आएगा ये, कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल और अपोजिट हो, वहां उस बार मैग्नेट का नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या नजर आएगा आपको, जीरो नजर आएगा। क्या रियल में किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है? मैंने तो नहीं बताया कि इस एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, आपने ये कहा था कि नहीं यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यदि अर्थ वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था ये यूं था, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उसका दो कंपोनेंट हुए बी के, एक तो क्या हुआ बी कॉस थीटा ऊपर की ओर गया और दूसरा क्या हुआ बी कॉस थीटा नहीं बी साइन थीटा ऊपर की ओर गया और ये इधर कौन सा गया बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा इस पॉइंट पे देखो इसकी डायरेक्शन ये है और ये बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। यदि ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट हो, उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा और उसी पॉइंट को क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट। ये देखो बार मैग्नेट थी, यहां इसका मैग्नेटिक फील्ड था और ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का, यूं है तो ये इसका बी कोस थीटा और ये इसका बी साइन थीटा। बी कोस थीटा को हम कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट, है ना। और ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, जिस पॉइंट पर क्या हो इक्वल और अपोजिट, वहां नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा और इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर है? तो डिफाइन करिए न्यूट्रल पॉइंट को। द पॉइंट है ना, बार मैग्नेट की न्यूट्रल पॉइंट की बात कर रहे हैं, वेयर द magnetic field of the bar magnet is equal and opposite to the horizontal component of magnetic field of the earth, and at that point net magnetic field will be zero. This point is called कौन सा पॉइंट बोलेंगे इसको, ये नोट नहीं करना आपको, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। दिस पॉइंट इज, कौन सा पॉइंट कहेंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। नोट करिए क्या लिखा है, द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द horizontal component of the magnetic field of the earth. At that point क्या है, net magnetic field will be zero. This point is called neutral point. अब न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन और बता देता हूं मैं आपको, है ना। न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन ये नोट कर लिए, पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट की कौन कौन से केसेस में न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे जब तीन केसेस देखिए, जैसे आप एक्सपेरिमेंटली बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में कर दें, तो उस केस में न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, है ना। यानी पहला मैं केस ले रहा हूं, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट is placed in geographical south direction, है ना।
यानी बार मैग्नेट का ये अर्थ मान ले, हम ऐसे अर्थ मान लेते हैं, ऐसे यू अर्थ है ये, और यहाँ आपने बार मैग्नेट रखा है, और ये मैं मान लेता हूं, जैसे इसको मैंने मान लिया, आप इस तरह से समझें ये, और मैंने ये मान लिया ये अर्थ भी एक किसकी तरह से काम कर रही है, मैग्नेट की तरह से। इधर इसका नॉर्थ पोल है और इधर इसका कौन सा पोल है, साउथ पोल है ना? ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही तो होगा, इसका थोड़ा सा इसके बिल्कुल ऐसे नहीं होती, जैसे ये इधर इसका नॉर्थ पोल है और इधर साउथ है, जैसे मैंने ये मान लिया, ये इसकी मैग्नेटिक एक्सिस है, और ये हमने मैग्नेट रखा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं आप। ये मैग्नेट का क्या कह रहे हो आप, नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का, है ना? कौन सी डायरेक्शन में है, ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ पोल है वो साउथ डायरेक्शन में है और साउथ नॉर्थ में अपोजिट है। नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन। तो देखो यहां से तो लाइनें निकलेंगी, क्लियर है, और यहां साउथ से लाइनें क्या होंगी, साउथ पे आती है ना, नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर डायरेक्शन होती है। इसी तरह से जो अर्थ का जो मैग्नेट है, अर्थ को हम एक मैग्नेट की तरह से माने, तो ये जो लाइनें हैं ये कहाँ होंगी, इनको देखिए आप, ये जो लाइंस हैं वो होंगी साउथ पे आती है ना। नॉर्थ पोल और बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन। साउथ को हमने किस में प्लेस कर दिया, नॉर्थ में। उस केस में देखो, ये देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड यूं है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी किधर है, साउथ की ओर। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, सेम होगी। तो क्या यहां मैग्नेटिक फील्ड है वो अकर होगा। देखिए आपने कहा कि यहां मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से रखा आपने, नॉर्थ को साउथ डायरेक्शन में और साउथ को नॉर्थ डायरेक्शन में। तो उस टाइम क्या यहां आपके पास न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है, क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से निकली और साउथ पे आती है ना। तो यहाँ न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता, तो उस केस में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो न्यूट्रल पॉइंट है बार मैग्नेट का, वो कहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना। ये आपने कहा साउथ और नॉर्थ, और इसका अपोजिट कर देते हैं, नॉर्थ को नॉर्थ में और साउथ को साउथ में कर देते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ, मैं अपोजिट लिख दिया। इस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आना है नहीं। और यदि नॉर्थ को नॉर्थ में कर देते हैं और साउथ को हम किस में कर देते हैं, साउथ में कर देते हैं, तो उस टाइम जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहाँ होंगे, वो इक्वेटर्स पे होंगे। ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो ये बात क्लियर है ना। तो आप ये कह सकते हैं